जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, कोरोना अपडेट्स को लेके भारत में क्या स्थिति बनी और क्या ताजा अपडेट जो है आ चुके हैं सामने, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए दुनिया को चीन से किया आगाह, कहा ग्लोबल सप्लाई चेन सिर्फ लागत पर नहीं निर्भर है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, नासा ने टेस्ट किया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बूस्टर। जी हाँ दोस्तों, चांद पर पहुंचने में एक बहुत ही बड़ा कदम जो है नासा ने जो है साबित किया, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे अगली सबसे बड़ी खबर, विवाद के बाद मानसून सत्र में प्रश्नकाल की वापसी, महज आधे घंटे का होगा, सिर्फ आधारिक प्रश्न ही लिए जाएंगे, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे भारत में फिर शुरू होगा टिकटॉक, चाइनीज ऐप को खरीद सकता है सॉफ्ट बैंक। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। तो सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार 14 दिन से देश में कोरोना के मामले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा निकल के आ रहे हैं। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने साफ साफ कहा था किस प्रकार उन्होंने लॉकडाउन को लगा के देश में, जी हाँ दोस्तों, कोरोना के काल को, जी हाँ दोस्तों, कम कर दिया, यानी कि संक्रमण को रोक लिया। लेकिन ये पूरी तरह से नाकाम हो रहा है, क्योंकि आंकड़े जो है अब पूरी दुनिया में नंबर 3 स्थान पर आता है भारत जो है सबसे ज्यादा के मामलों में। और बात करें जीडीपी को लेके, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके अमेरिकी अखबार में, साथ ही जापानीज अखबार में भी काफी ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, निंदा हुई है। और साफ साफ लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से भारत की आज आर्थिक दृष्टि इस हद तक गिर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारत की जीडीपी -23 नीचे गिरी है, जो सबसे ज्यादा, यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है भारत को। और इसके जिम्मेदार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनकी नीतियों की वजह से ही देश में नोटबंदी लागू हुआ, जिसके बाद, जी हां, भारतीय बाजार जो है नीचे गिरने लगा और आर्थिक दृष्टि से भारत जो है कमजोर होने लगा। बात करें उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल वाली बात को, यानी डिजिटल इंडिया का जो उनका स्लोगन था, उसको भी लेकर, जी हां दोस्तों, कई जगहों पर सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी निंदा की जा रही है। किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैशलेस जो है योजनाओं का भी जो है सीधा सीधा जो है नुकसान हुआ और भारत के कई छोटे मोटे उद्योग धंधे बंद हो गए। इन तमाम चीजों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पे कई जगहों पे साफ साफ बताया जा रहा है कि भारत में अब तक सबसे अच्छे प्रधानमंत्री अगर बात करें अर्थशास्त्र, तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह वही हैं जिन्होंने भारत को ऐसी स्थिति से बाहर निकाला था जब भारत की आर्थिक दृष्टि बहुत ही खराब थी। अब बात फिर से एक बार आ जाती है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माइनस में गई डीजीपी को, जी हाँ दोस्तों, जो जीडीपी इतना ज्यादा नीचे गिरी है, जब बात करें नेहरू के काल में, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था, तब भारत की जीडीपी 0 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नेहरू ने उसे 3% तक पहुंचाया था। और जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीत के वापस आए थे, तब लगभग 6% से ज्यादा की जीडीपी भारत में थी। और आज हालात ऐसे हैं कि भारत की जीडीपी -23 पर गिर चुकी है। तो चलते हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है टिकटॉक को लेके। जी हाँ दोस्तों, भारत में फिर से शुरू होगा टिकटॉक, क्या वजह है, जानेंगे इसको। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जापान के दिग्गज कंपनी सॉफ्ट बैंक ग्रुप ने साफ साफ कहा है कि वो टिकटॉक को जो है खरीदने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक कंपनी इसके लिए पूरी सक्रियता से साथ भारतीय साझेदारों को तलाश रही है। सूत्रों का कहना है कि पिछले 1 महीने के दौरान सॉफ्ट बैंक ने रिलायंस की जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड के प्रमुखों से बात की। कंपनी साथ ही विकल्प की तलाश भी कर रही है। टिकटॉक की मूल कंपनी बाईटाउन्स लिमिटेड ने सॉफ्ट बैंक की हिस्सेदारी है, इस बारे में सॉफ्ट बैंक, बाईटाउन्स, रिलायंस और भारतीय एयरटेल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण भारत समेत कई देशों ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया। आशंका जताई जा रही है कि कंपनी यूजर्स के डेटा चीन की सरकार को साथ जो है साझा कर रही थी। अब बात करें भारत में प्रतिबंध के बाद, जी हाँ दोस्तों, भारत ने जुलाई में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था। इस चीनी ऐप में भारत के 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद देश ने चीन के खिलाफ गुस्से का माहौल बना और इसी का माहौल जो है नुकसान जो है टिकटॉक जैसे ऐप को हुआ। तो यानी दोस्तों, अब बहुत ही जल्द आपको टिकटॉक फिर से एक बार इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए दुनिया को चीन से किया आगाह। लगातार इस बात को लेकर राहुल गांधी साफ साफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी मुल्क, जी हां, जिसके हम बाइकआउट करें, खुलेआम सोशल मीडिया पे हो चाहे न्यूज चैनलों पर हो, कि चीन ने किस प्रकार भारत में गलवान घाटी में जो है हमला किया, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक अपने किसी भी भाषण में चीन का नाम तक नहीं लिया। किस प्रकार, जी हां दोस्तों, देश में हो रहा है इस प्रकार के, और इसको लेकर राहुल गांधी कई बार टिप्पणी कर चुके हैं कि देश का प्रधानमंत्री चीन का तक नाम तक नहीं ले पा रहा है। बात करें, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अपने जो है भाषण में चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ चीन की तरफ जो है इशारा करते हुए कहा कि दुनिया को इससे सचेत होना चाहिए। बात करें, महामारी ने यह भी बताया कि ग्लोबल सप्लाई चेन सिर्फ
लागत पर आधारित नहीं होनी चाहिए बल्कि भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। इस तरह उन्होंने इशारों में चीन पर हमला बोलते हुए दुनिया को उससे आगाह किया। तो दोस्तों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन का नाम न लेने पर विवाद लगातार बना हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार बने हुए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं साफ साफ कहते कि चीन की वजह से लद्दाख घाटी में जो घटना हुई उसके बाद जो है इस प्रकार के जो है माहौल क्रिएट हो गए। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, नासा ने टेस्ट किया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बूस्टर। जी हां दोस्तों, हम बात करें अब तक की सबसे बड़ी खोज के बारे में, एक बार फिर से अमेरिकी नासा ने, जी हां दोस्तों, एक रॉकेट के फुल स्केल फ्लाइट सपोर्ट यानी बूस्टर का जो है टेस्ट बुधवार को किया है। एजेंसी चांद पर जाने के लिए अपने स्पेस लॉन्च सिस्टम को तैयार कर रही है। आर्टेमिस मिशन के तहत पहली महिला और एक पुरुष को चांद पर साल 2024 तक भेजा जाना है। 1972 के बाद पहली बार इंसानों को चांद पर उतारने की यह कोशिश होगी। बात करें टेस्ट के दौरान बूस्टर को 36 लाख पाउंड थ्रस्ट फायर करना था और 122 सेकंड तक एक्टिव रहना था। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है इसे लेकर रिजल्ट बाद में जारी किए जाएंगे। टेस्ट होने के बाद कई मिनट बाद यूटा में साइट पैदा हुई और गर्मी की वजह से यह भाप दिखती रही लगातार। जी हां दोस्तों, आर्टेमिस के बाद भी होगा इस्तेमाल। एसएलएस बूस्टर कॉन्ट्रैक्ट नॉर्थपर्न ग्रमन ने बैलिस्टिक इंजीनियर निकोलस सीएसटे बताया कि इस टेस्ट में नए मटेरियल की जांच की जानी है और मोटर की बैलिस्टिक जरूरतों को वेरिफिकेशन किया जाना है। यानी साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो अमेरिकी नासा ने, जी हां दोस्तों, एक ऐसा बूस्टर लॉन्च किया है जिससे तहत अब चांद पर पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि अब हम चांद पर पहुंचने के कदम के, जी हां दोस्तों, एक कदम और आगे आ चुके हैं। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही कोरोना काल में, जी हां दोस्तों, 14 सितंबर से शुरू होने जा रहे सांसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल को लेकर सियासी घमासान जारी था और इसी बीच, जी हां दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा जो है फैसला है कि दैनिक कार्यवाही की सूची में प्रश्नकाल को बाहर रखने पर विपक्ष पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि लोकतंत्र और विपक्ष को कुचला जा रहा है। विवाद ने बाद जब मानसून सत्र की कार्यवाही में प्रश्नकाल को भी शामिल कर लिया गया, हालांकि यह सिर्फ आधे घंटे का होगा। इस बार मानसून सत्र में प्रश्नकाल महज आधे घंटे का रहेगा और सिर्फ अतारांतिक प्रश्न ही लिए जाएंगे। अतारांतिक प्रश्न से मतलब है कि वे सवाल जिनका मौखिक के बजाय लिखित जवाब दिया जाता है। प्रश्नकाल को लेकर हुए विवाद पर एक दिन पहले ही बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सफाई दी कि फैसला टीएमसी को छोड़कर सभी विपक्ष पार्टियों की सहमति के बाद लिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति को उन्होंने आधे घंटे के लिए प्रश्नकाल का सुझाव दिया और जिस पर उन्हें आखिरी फैसला लेना है। बात करें संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने बुधवार को कहा कि मैंने प्रश्नकाल को 30 मिनट तक रखने के लिए लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति को सुझाव दिया है, वे इस पर अंतिम फैसला करेंगे। सरकार हर मुद्दे पर फैसला लेने के लिए तैयार है। हमने इस भी स्पीकर से आतंकिक प्रश्नों को लेकर गुजारिश की है। जी हां दोस्तों, अब लगातार जो है इस प्रकार की घटनाएं जो है सामने निकल के आ रही हैं, जो अब संसद भवन में, जी हां दोस्तों, प्रश्नकाल को पूरी तरह से हटा दिया गया था और बताया जा रहा था कि कोविड-19 की वजह से यह फैसला लिया गया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर कहा कि यह पूरी तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जिसकी वजह से मोदी सरकार फिर से हरकत में नजर आती हुई दिखाई दी और आखिरकार अब प्रश्नकाल को फिर से जो है जोड़ दिया गया। चलते हैं अपने अगली सबसे बड़ी खबरों में एक तरफ फिर से, जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की तरफ। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत ही बड़ी घटना को बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब के लोगों का ऑक्सीजन चेक करने की बात कही गई है। जी हां दोस्तों, पंजाब के गांव में लोगों का ऑक्सीजन स्तर जांचने के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उन्हें प्रदेश से दूर रहने और अपने शहर में कोरोना वायरस से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुधवार को एक वीडियो संदेश में पंजाब के लोगों से अपील की थी कि वे आपके कार्यकर्ताओं के अभियान चलाने में मदद करें। उन्होंने कहा था कि हमने दिल्ली में ऑक्सीमीटर की मददगार साबित होते देखा, इसलिए आप पंजाब की हर गली, मोहल्ले और गांव में ऑक्सीमीटर ले जा रही है। आपके कार्यकर्ता घर घर आएंगे और लोगों के ऑक्सीजन स्तर की जांच करेंगे। इस बीच गुरुवार को अमरिंदर ने केजरीवाल को राज्य के गांव के लोगों को उकसाने के लिए कोविड संकट का फायदा उठाने की कोशिश करने को लेकर आगाह किया। जी हां, अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली में सबसे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 पर यानी कोरोना वायरस पर जो है फतह हासिल की है। जी हां दोस्तों, और इसी बीच इस अभियान को वो पंजाब में भी जो है शुरू करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने अंतिम खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन के बाद से ही जो है सभी कुछ बंद कर दिया था, यानी ट्रेन की सेवाओं को, लेकिन अब धीरे धीरे, जी हां दोस्तों, अब जो है लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को खोला जा रहा है, साथ ही स्पेशल ट्रेनों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा किया जा रहा है। तो देश के किन किन हिस्सों में स्पेशल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया गया है, यानी किन किन रूटों पर, तो अगर इसकी विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको बताना होगा कि मुंबई से आपको कोलकाता जाना है, मुंबई से आपको दरभंगा जाना है, चेन्नई से आपको दिल्ली जाना है, इस प्रकार जिस रूट पर भी आपको सफर करना हो उस रूट का नाम लिखना होगा और हम आपको बताएंगे कि आपके रूट पर कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन और कितने
कितने बजे चलाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाल वाला बटन दबा के स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।